हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आज हम उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो पहले के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का प्रश्न है, विधेय किसे कहते हैं? उत्तर, उद्देश्य के विषय में बताने वाले सभी पद विधेय कहलाते हैं। अर्थात उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण, जीवन के मित्र ने मुझे एक सुंदर पेन दिया। ऊपर के वाक्य में जीवन के मित्र ने उद्देश्य है तथा मुझे एक सुंदर पेन दिया, ये विधेय है। अगला क्वेश्चन है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? वर्ड 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है? हिंदी भाषा में ध्वनि शब्द का अर्थ सीमित है। यहाँ ध्वनियों से हमारा तात्पर्य उन ध्वनियों से है जिनका हम अपने मुख से उच्चारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलाघात क्या है? ये किसी के अनुसार दिया हुआ है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में। बलाघात मूलतः शक्ति की वह मात्रा है जिसमें ध्वनि, अक्षर, शब्द या वाक्य का उच्चारण किया जाता है और शक्ति आधिक्य के कारण ही अपेक्षातया अधिक बलाघात युक्त ध्वनि, अक्षर या शब्द आदि आसपास की अन्य ध्वनियों आदि से अधिक मुखर एवं शक्तिशाली होते हैं। यानी किसी शब्दों, वाक्यों पे जितना जोर देकर हम बात करते हैं या बोलते हैं मुख से अपने, वही हमारा बलाघात कहलाता है। स्वराघात क्या होता है? सुर में उतार चढ़ाव होता रहता है। सुर उच्च, मध्य तथा निम्न हो सकता है। वास्तव में स्वर से तात्पर्य स्वर तंत्रियों से उत्पन्न उस सुर या आवाज़ से है जो कभी नीची, कभी ऊंची और कभी सम सुनाई पड़ती है तथा जो स्वर तंत्रियों के तनाव पर निर्भर होती है। क्योंकि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में जब अधिक तनाव होता है तब उच्च स्वर तथा जब कम तनाव होता है तब निम्न स्वर निकलता है और मध्यम तनाव होता है तब सम या मध्यम स्वर निकलता है। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं आप, सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, हम उन्हीं प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के 2 उद्देश्य बताइए। कविता शिक्षण के उद्देश्य हैं छात्रों में कल्पना शक्ति व बोध शक्ति का विकास करना, छात्रों को कविता पाठ सुनने योग्य बनाना, छात्रों के मानसिक शक्ति का विकास करना आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अंतस्थ व्यंजन आपके य, र, ल, व होते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2019 में पूछा हुआ है, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? तो उत्तर आपका हो जाएगा री और ट, ठ, ड, ढ, ड़, र और स, ये सब मूर्धन्य वर्ण में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ ने शांति निकेतन की स्थापना की, इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित कीजिए। उत्तर आपका हो जाएगा, शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई है। यानी ये जो आपका होगा ये एक्टिव वॉइस होगा और ये हिंदी में, अंग्रेजी में इसको पैसिव वॉइस बोलेंगे और हिंदी में ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हों इन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं या इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, परिमेय संख्या क्या होती है? एक उदाहरण देकर समझाइए। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ की दी हुई है, जैसे Q�not = 0 होता है, मतलब Q 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण में 5/4 -1/6, 2 सही 1/4 -5 2
आदि परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है। परिमेय संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाती हैं। इसकी ये मुख्य बातें हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लेखन का अर्थ बताइए। मन के भावों एवं विचारों को लिपिबद्ध करते हैं तथा इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहते हैं। हमारे मन में जो विचार भाव आते हैं, यदि हम उसको लिखित रूप में व्यक्त करते हैं तो वो हमारी लेखन कहलाती है। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन की 3 श्रेणियां लिखिए। पहला स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा हुआ है, आयोगवाह के 3 प्रकार लिखिए। तो आयोगवाह के 3 प्रकार अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग होता है। अगला क्वेश्चन है 2020 और 16 में जो पूछा गया है, विकारी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के प्रयोग से लिंग, वचन व कारक के कारण अनुसार में परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों के कारण हमारे लिंग, वचन, कारक के प्रभाव पर या उनमें परिवर्तन होता दिखाई देता है तो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ह्रस्व के आधार पर हिंदी ध्वनियों के नाम लिखिए। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर आपका हो जाएगा अ, ई, उ, री। ये 4 ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण कर उनके नाम लिखिए। तो जिह्वा के आधार पर हम इन्हें 4 वर्गों में बांटते हैं। पहला संवृत वर्ण, दूसरा अर्धसंवृत, तीसरा विवृत, चौथा अर्धसंवृत। संवृत के अंतर्गत आपका आएगा ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ। अर्धविवृत के अंतर्गत आएगा ए, औ, अ। विवृत के अंतर्गत आ, केवल एक आपका आएगा। अर्धसंवृत के अंतर्गत आएगा ए और ओ आएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, री स्वर का उच्चारण स्थान क्या है। तो री स्वर का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है या इसको बोल सकते हैं कठोर तालु। अगला क्वेश्चन है 2019 और 16 में पूछा गया है, ऊष्म व्यंजन क्या है लिखिए। तो उत्तर आपका होगा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थान से छूकर सीटी की ध्वनि के समान बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अनुनासिक स्वर को परिभाषित कीजिए। जो 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। उत्तर आपका होगा, जब स्वर केवल मुख से बोले जाते हैं तो उनका रूप साधारण होता है, परंतु जब स्वर नाक से बोले जाते हैं तो उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे उंगली, आंधी, चांद, पाँव आदि। अगला क्वेश्चन है, हलन से क्या अभिप्राय है लिखिए। हलन से अभिप्राय है आधा वर्ण या स्वर रहित वर्ण। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखना होता है, जैसे हम दोस्तों लिख के देखते हैं, जैसे हमको लिखना हो क में हम यहाँ हलंत लगा देंगे, ये हमारा आधा वर्ण हो जाएगा और ये स्वर रहित वर्ण है। ऐसे ही अन्य अक्षरों को भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, च वर्ण की ध्वनियाँ कितनी हैं नाम लिखिए। च वर्ण की ध्वनियाँ होती हैं च, छ, ज, झ, इ। अगला क्वेश्चन आपका है, गुणा में कौन कौन सी संक्रियाएं होती है। गुणा में निम्न संक्रियाएं होती है, गुणनफल, गुणज और गुणक। सस्वर पठन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, स्वर सहित वाचन सस्वर वाचन कहलाता है, अर्थात लिखे हुए विषय वस्तु को देखकर सस्वर पढ़ना सस्वर पठन है। सस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन वो होता है जो शिक्षक के द्वारा बोला जाता है और अनुकरण वाचन वो होता है जो शिक्षक के बाद बच्चे दोहराते हैं, उसको बोलते हैं, वो हमारा अनुकरण वाचन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में उचित आरोह अवरोह की कठिनाई उत्पन्न होने के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो आपका कारण हो जाएगा, भाव को समझकर न पढ़ना, धारा प्रवाह का अभाव, मूल भाव के विपरीत पठन
और शीघ्रता से पठन भी इसके कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़ते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें बताइए। पढ़ते समय हमको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, पढ़ते समय प्रभाव उत्पादक शब्दों पर विशेष बल देकर बोलना चाहिए ताकि श्रोता उसके पठन की ओर आकर्षित हो सके। दूसरा है, प्रत्येक शब्द पर बल देना जरूरी है। ऐसा करने पर पठन पूर्णतः सफल होगा। जहाँ रुकने की आवश्यकता हो वहाँ अवश्य रुकना चाहिए तथा शब्दों को अलग अलग करके उचित बल तथा विराम के साथ पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका आएगा, असुंदर या खराब लेखन के 2 कारण बताइए। तो लिखते समय बालक के बैठने का ढंग उचित न हो तो भी हमारा लेखन खराब होता है। लिखने की कॉपी और आँखों की दूरी उचित न हो तो भी हमारा लेखन खराब होता है। कलम पकड़ने का ढंग ठीक न हो तो भी असुंदर लेख ही लिखा जाता है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न किए जाने पर भी हमारा लेखन खराब ही माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पठन कितने प्रकार का होता है। तो पठन आपके कई प्रकार के होते हैं। पहला, मुद्रा भाव पठन, दृश्य पठन, अभिनय पठन, चित्र पठन। अगला क्वेश्चन आपका है, शब्द किसे कहते हैं। शब्द की परिभाषा इस प्रकार है, निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को या सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी वर्णों को हम किसी क्रम में लिखते हैं लेकिन उसका सार्थक कोई अर्थ निकले तो वो हमारा शब्द कहलाता है। जैसे मोहन, पुस्तक, विद्यालय आदि। यदि हम इसी वर्ड को उलट के लिखते हैं, यलद्यावी, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, हमारा शब्द वो होगा जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है, वो हमारा शब्द कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रुत लेख किसे कहते हैं। सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुत लेख कहते हैं। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है एवं अन्य छात्र उसे लिखते हैं। शीघ्रता, सुंदरता और शुद्धता के साथ लिखा लेख ही वास्तव में श्रुत लेख होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, स्पर्श व्यंजन का क्या आशय होता है। 2017 में क्वेश्चन पूछा है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार को बंद करके इस प्रकार बोलते हैं कि हवा उच्चारण स्थान को स्पर्श मात्र करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, ये सब स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके। संकर शब्दों को उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर आपका हो जाएगा, ये शब्द 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी बराबर रेलगाड़ी। नेक प्लस चलन बराबर नेक चलन। वर्ष प्लस गाठ वर्ष गाठ। विलोम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे धनी का हो जाएगा उल्टा निर्धन, प्रकाश का अंधकार, रात का दिन, ये सब आपके विलोम शब्द कहलाते हैं या इसी को हम विपरार्थक शब्द भी कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 2017 में पूछा गया है, शून्य को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है। तो गणित में जब शून्य को किसी संख्या से भाग करते हैं तो इसे शून्य से भजन कहते हैं। इस भाजन में भाजक शून्य होता है। सामान्य गणित में यह भाजन अर्थहीन है, अतः शून्य से भाजक अपरिभाषित है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक मान किसे कहते हैं। उत्तर हो जाएगा, किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता उसे वास्तविक मान कहते हैं। जैसे 235 में 2 का वास्तविक मान 2 ही होगा जबकि स्थानीय मान 200 होगा। यानी हमारा वास्तविक मान, जाति मान या अंकीय मान ये सब एक ही होता है जो कभी बदलता नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। उदाहरण दीजिए, शून्य से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है। जैसे 100 में शून्य से गुणा करने पर आपका उत्तर आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है, संख्या 41,325 एवं 7,061 की तुलना कीजिए। तो
आपका उत्तर देखिए, पहला संख्या हो जाएगा 41,325 में अंकों की संख्या 5 है और दूसरी संख्या 7,061 में अंकों की संख्या 4 है। तो इसमें हम आपको तुलना करेंगे तो आपकी 41,325 आपकी बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या। और फिर अंकों के हिसाब से देखेंगे तो आपका, या फिर इसी को उल्टा कर देंगे तो भी आपका 7,061 इधर हो जाएगा और 41,325 बड़ा हो जाएगा। दोनों रूप में इसको दोस्तों लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 12 पेंसिलें हैं, प्रत्येक बच्चों को 2-2 पेंसिलें दी गई, कितनी बच्चों को पेंसिलें मिली? तो यहाँ पे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहले मान लेंगे, माना बच्चे x है क्योंकि हमको बच्चों की संख्या नहीं पता है और कुल पेंसिलें आपकी 12 हैं, तो प्रत्येक बच्चे को 2-2 पेंसिलें देनी है। तो हम बच्चों की संख्या x माने हैं और बच्चों को दी गई पेंसिलों की संख्या 2-2 है, तो x का गुणा 2 में कर लेंगे और फिर बराबर 12 कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका 12/2, ये 2 नीचे चला आएगा, फिर इसको हम भाग दे देंगे तो x बराबर 6, यानी 6 बच्चों को 2-2 पेंसिलें दी गई, जिससे 12 पेंसिलें सब में बराबर बराबर बांटी गई। अगला क्वेश्चन है, पठन शिक्षण की ध्वनि साम्य विधि लिखिए। उत्तर देखिए दोस्तों, इस विधि के प्रयोग द्वारा एक जैसी ध्वनियों के वर्णों का ज्ञान एक साथ दिया जाता है, जैसे राम, काम, शाम, आम, दाम आदि। इस विधि में बालकों को पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करने के लिए चित्र प्रणाली के माध्यम से अध्ययन कराना उपयोगी है। आपका अगला क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा हुआ है, व्यंजन वर्णों को लिखिए। उत्तर, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इत्यादि आपके व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, यानी कोई सार्थक अर्थ आपका वो देता हो, जैसे मोहन, पुस्तक आदि, ये सब आपके शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरी व अंतर्राष्ट्रीय अंक मूल संकेत अंक को लिखिए। तो देवनागरी आपका हिंदी में जो लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, ये आपका ये हो जाएगा, और अंग्रेजी में जिसको हम बोलते हैं लिखते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंतर्राष्ट्रीय अंक आपके हो जाएंगे। आरोही क्रम को उदाहरण सहित लिखिए, तो आरोही क्रम आपका बढ़ते क्रम हो जाता है। संख्या 32,541 एवं 6,170 की तुलना कीजिए। तो इसमें अंतर आप देखेंगे, घटा लेंगे तो आपका निकल जाएगा, आप घटाने पे जो आंसर आएगा आप उसको लिख दीजिएगा। अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? अवधारणा या संबोध निर्माण हेतु आवश्यक है कि बालकों की समझ उन्हें ठोस, मूर्त एवं अन्य वस्तुओं के माध्यम से क्या कराएं, क्योंकि ठोस व मूर्त वस्तुओं से कार्य करते समय बच्चों की कई इंद्रियां एक साथ सक्रिय होती हैं, जिससे सीखना आसान हो जाता है। 15 अमरूद है, प्रत्येक बच्चों को 3-3 अमरूद दिए गए हैं, तो कितने बच्चों को अमरूद मिले? तो 5 बच्चों को अमरूद मिलेंगे। हम 3 से 15 में भाग कर देंगे तो 5 आ जाएगा आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, पठन में रुचि का विकास करने की किन्हीं 2 विधियों का नाम लिखिए। तो उत्तर आपका हो जाएगा अक्षर बोध विधि, कविता विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि, वर्णोच्चारण विधि आदि। अगला क्वेश्चन है, लेखन के किन्हीं 2 दोषों को लिखिए। तो अनुस्वार एवं अनुनासिक संबंधी दोष होते हैं, मात्रात्मक संबंधी अशुद्धि होती है, वर्णों का लोप होता है, संयुक्त वर्ण संबंधी दोष होता है, शिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में किसी प्रकार के अवरुद्ध हुए बिना उच्चारित होती हैं, यानी जो बिना किसी सहायता के बोली जाती हैं, वो हमारा स्वर कहलाता है। किन्हीं 4 दीर्घ स्वरों को लिखिए। उत्तर हो जाएगा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आपका ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक उदाहरण स्पष्ट करना है। तो संक्षेप सूचक अथवा लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्दों के संक्षिप्त रूप लिखने के लिए होता है, जैसे कृपाणु,
पृष्ठ के लिए, उत्तर के लिए या डॉक्टर में, ये सब आदि संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन है, अचल तथा अचला का अर्थ स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर लिखिए। अचल का अर्थ होता है स्थिर, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, वर्ड तथा शब्द में अंतर एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ड को अक्षर भी कहा जाता है। शब्दों की उत्पत्ति वर्डों से होती है। निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं, और वो जो वर्डों के समूह होते हैं वो सार्थक अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, ये म और हर, ये न, ये आपके वर्ड हो जाएंगे और इनसे मिलकर बने हुए सार्थक शब्द ये आपके शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सैकड़ा 3 दहाई प्लस 1 इकाई मिलकर कौन सी संख्या बनेगी? समझ कर लिखिए। तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, 2 सैकड़े गुणे 100, 3 दहाई गुणे 10, यानी ये दहाई है तो 10 का गुणा होगा, 1 इकाई मतलब 1 का गुणा हो जाएगा। इसको गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे। 2 ये सैकड़ा हो गया, 3 दहाई हो गई, 1 इकाई, फिर इसको हम जोड़ देंगे तो आपका उत्तर 231 आ जाएगा। कि दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न सारे समाप्त हो गए हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 2 अंकों वाली संख्या को 2 अंकों वाली संख्या से किस प्रकार गुणा किया जाता है? उदाहरण के द्वारा समझाइए। उदाहरण, 54 को 25 से गुणा करो। जैसे इस रूप में देखिए, इसको लिख लेंगे हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे इस रूप में लिखा जाता है। तो हम 54 का गुणा 25 में करते हैं तो आपका ये हो जाए, इसको सॉल्व कर लेंगे गुणा करके तो आपका आंसर हो जाएगा 1350, यानी 1350 उत्तर आपका हो जाएगा। फिर इसको कैसे कैसे हम गुणा किए हैं उस क्रिया को लिख देंगे। 54 को पहले 5 इकाई से गुणा किया जाता है, फिर 54 का 5 इकाई से गुणा करने पर 270 को पहली पंक्ति में लिखते हैं। फिर उसके बाद 54 को 2 दहाई से गुणा किया जाता है। 54 को 2 दहाई से गुणा करने पर आपका 108 आ जाता है। इकाई के स्थान पर कट या गलत का निशान या जीरो का लगाकर संख्या को दूसरी लाइन में लिखते हैं। अंत में दोनों पंक्तियों का योग कर देते हैं, जिससे हमारा आंसर 1350 आ जाता है। दोस्तों हमारा अति लघुत्तरीय क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आपका अगले वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो आपको पसंद आए और इस वीडियो में आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ना भूलें। धन्यवाद।